अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज हुई है 27 जुलाई को और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है हेडेड बाय द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या होगी, क्या कितनी एडजस्टमेंट होगी डिस्काउंट रेट में या नहीं। वो 7% पे ही रखा गया है। और दूसरी चीज जो हमें इंटरेस्ट करती है वो जो रुपी वैल्यू है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो ओपन मार्केट नहीं है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन नहीं करती जिस तरह के पाउंड या डॉलर जो हैं वो डिटरमिन होते हैं। दे आर लेफ्ट टू द मार्केट टू बी डिटरमिन्ड। हमारे यहाँ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, जिसका मतलब यह है कि जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो या जब अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक टर्मिनोलॉजी डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस जब हों तो देन they step into the market to either shore up the rupee or to let it slide or to continue to let it slide. आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि इन्फ्लेशन जो है इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंसर्न। और एक्सचेंज रेट के बारे में उन्होंने कहा है कि इट इज सेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, तो उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। डिस्कस करेंगे बिजनेस रिकॉर्डर की टीम को हमने फिर दोबारा इनवाइट किया है टू गिव अनबायस्ड ओपिनियन ऑफ ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। आई विल स्टार्ट ऑफ विद जहीर अब्बासी साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर करते हैं, और साथ उनके ताहिर अमीन साहब बैठे हैं जो IFIs इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर करते हैं। आई विल स्टार्ट विद यू अब्बासी साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द डिस्काउंट रेट रिमेनिंग द सेम? डू यू थिंक इट इज अप्रोप्रिएट? देखिए, अभी जो स्टेट बैंक की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि वो इन्फ्लेशन को उसको कंटेन करे। बट इन्फ्लेशन जो है पिछले जो डिस्काउंट रेट्स थे बिफोर रजा बाकर साहब केम इन, वो कोर इन्फ्लेशन से लिंक करते थे, नॉट विद हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ नहीं करते थे। ये आए थे जब बाकर साहब, तो इन्होंने उसको हेडलाइन की मीडिया में स्टेटमेंट दी, बाकी जगहों पे भी बोले, उन्होंने कहा जी कि हमने इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन से लिंक किया है। और ये 6 मई को आए थे, 2019 को अपॉइंटमेंट इनकी हुई थी, और 12 मई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट थी इंटरनेशनल, उसमें 12.25 था। लेकिन उसके बाद जुलाई में इन्होंने, हालांकि वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन 13.25 कर लिया था। लेकिन behind the scenes, but 13.25% था जब तक के कोरोना नहीं आया मार्च और But coming to today, is the 7%, what is the CPI now? CPI इस वक्त जो जून का नंबर आया वो 9.7% आया। Okay, so 9.7% is a lot higher than the 7% discount rate. उसके अलावा कोर इन्फ्लेशन जो है वो भी 6.7%। और कोर इन्फ्लेशन पे सेट नहीं होता था, सिर्फ एक दो पॉइंट ऊपर ही होती थी डिस्काउंट रेट। सो गुंजाइश है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन से इज कि अकोमोडेटिव पॉलिसी है, यानी कि जो स्टेट बैंक है वो अभी तक कोविड-19 के मोड में है। बिल्कुल। और ये जब लोगों से बात करते हैं हम, तो वो भी यही कहते हैं कि अब जब 4th वेव आ गई है तो हम इसको एक्सपेक्ट यही और अकोमोडेटिव होना चाहिए, क्योंकि 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड वाइड तो तकरीबन 0 रेट्स हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जा रहा है। और बार बार स्टेट बैंक की अगर मॉनेटरी पॉलिसी को हम देखें तो उसमें 2-3 जगह पे इन्होंने मेंशन किया है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। अब हमें उसकी रैशनल नहीं समझ आ रही, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बहुत अच्छे हैं। Let's for our viewers, let's count them. First of all, current account deficit जो है वो सिर्फ 1.9 बिलियन है, not 20 billion that they inherited. So 1.9 बिलियन, और ये 4.4 बिलियन पिछले साल से कम होके 2020-21 में 1.9 बिलियन रह गया है। दूसरी बात, रिजर्व्स आर अप टू 17 billion. Highest level. Irrespective of the fact कि more than 50% are debt equity है, swap arrangements हैं। फिर आपकी remittances जो है वो historic high 29.4 billion.
बिलियन के करीब आई ट्रेड है। डेफिसिट बढ़ा है, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, फिर ग्रोथ थोड़ा जो सा है नहीं हुआ आपकी जी, थोड़ा सा नहीं हुआ. इट हैज फ्रॉम 2019-20 टू लास्ट ईयर कम से कम 8-9 बिलियन बढ़ा है डॉलर्स, एंड दैट्स नॉट अ थोड़ा सा, दैट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट. और फिर इनकी ग्रोथ जो है वो भी डबल हो गई है। डबल फ्रॉम द और ये प्रोजेक्शन. सारी चीजें देखते हुए ये समझ नहीं आ रही कि ये जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, ये हम अगर देखें किस तरह क्यों सेट किया है? तो कैसे सेट किया, और अभी जो इन्होंने बजट में जिस एक्सचेंज रेट पे बजट प्रोजेक्शन की थी 152 तो 153. 153 अभी वो 163 पे चला गया, आप ओपन 162.5%. मार्केट की बात कर रहे हैं. इंटरबैंक जो है वो इट इज 161.78. 160 162 तक पहुंच जी, गए, ठीक है. it's 162 बट what I want to finally ask you, अब्बासी साहब, is मई में जो रेट था वो 152 था जी एवरेज जी टू द डॉलर. अब आप कह रहे हैं 162 हो गया है, तो इसकी आपको जस्टिफिकेशन कहीं इधर मिलती है कि नहीं नहीं? मिलती, इसकी उन्होंने कोई कोई दलील स्टेटमेंट कोई बड़ी इंटरेस्टिंग दी है जो जी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, लार्जली इन लाइन विद द इमर्जिंग मार्केट करेंसीज. The Pak rupee has depreciated by around 4% since the last MPC which was in May 2021. तो इमर्जिंग मार्केट्स भी जो है वो सितंबर में रिव्यू हो रहा है कि वो हमें review हो फ्रंटियर रहा है. मार्केट्स में कर दें, और भी इश्यूज हैं जो which make one challenge this assertion. I'll come to Absolutely. Tahir Ameen. Tahir साहब, ये जो इन्फ्लेशन है वो 29-20 में तो it was about 11.5% थी, और पिछले साल वाकई कम हुई है. हेडलाइन इन्फ्लेशन 8 पॉइंट कितनी हो गई है? 8.9% हो गई है. बट 8.9% भी कोई इतनी कम तो इन्फ्लेशन इट शुड बी अ सोर्स ऑफ कंसर्न. बट आर यू सेटिस्फाइड कि ये जो रेट है जो पूरे साल का है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट इज द राइट रेट टू कोट? जो इकोनॉमिस्ट है उनके मुताबिक तो अगर 3 से 4% इन्फ्लेशन हो तो वो इकोनॉमी को लुब्रिकेट करता है, लेकिन ये तो उससे भी डबल है, और ये है एक सोर्स ऑफ कंसर्न है कि बहुत ज्यादा है जी. तो इसमें और जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो तो बहुत ऊंचा जा रहा है. बहुत ज्यादा फर्क है. अगर वो डेटा एंड दैट इज व्हाट जो हम लोगों को अफेक्ट करता है, राइट, जो कॉमन लोगों को अफेक्ट करता है. पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स 17 सिटी से जो 50 उसमें मार्केट से 51 आइटम्स के वो डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें और जो ओपन मार्केट जो प्राइसेस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है जो यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल होती है. तो पूरे मुल्क में 4000 यूटिलिटी स्टोर्स है और जो लेस देन 10% आबादी को कवर करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क है, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सब्सिडी जा रही है. क्योंकि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देख रही थी कि उन्होंने अब वो दिखा रहे हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स में क्या प्राइस है और ओपन मार्केट में कितनी है, और फर्क बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा फर्क है. अगर सिर्फ हम आटे की भी ले ले तो तकरीबन 200 से 250 रुपए वो 20 kg की जो है बैग है उसमें फर्क है. इसी तरह चीनी की अगर हम ले ले तो 102 रुपए, उधर PBS का डेट है जो ओपन मार्केट में 110 से 115 रुपए में बिक रही है, तो बहुत ज्यादा उसमें गैप है. तो ये बात ये तो इंडिकेट कर रही है कि सब्सिडी जा रही है, और अगर सब आर्टिफिशियल कंट्रोल है. और दूसरी बात ये कि अगर इसको हम बढ़ाएं, सब्सिडी बढ़ जाए, जो PBS जो है अगर सब्सिडी बढ़ाएं तो बजट डेफिसिट वगैरह हो जाएगा, विच इज हाईली इन्फ्लेशनरी. बट आपसे मैंने ये पूछना था कि ये जो रेट है, जो इन्फ्लेशन का रेट ये कोट कर रहे हैं, तो आपका ख्याल में कि इन्फ्लेशन जो है वो ओपन मार्केट में इससे काफी ज्यादा होगी? बिकॉज ये रेट्स जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स के ले रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर के ले रहे हैं, और ये बिल्कुल अंडरस्टेट कर रहे हैं. जिस तरह अगर हम आम आदमी से भी पूछ ले तो ये वो कह रहे कि इस रेट पे हमें किधर से मिले ताकि हम ले लें. और यहाँ 10% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. आई कम टू आजाद साहब जो कि सर्वे करते हैं ख्वातीन हज़रात फॉर बिजनेस रिकॉर्डर. ही डज अ सर्वे ऑन अ वीकली बेसिस एंड ऑफ प्राइसेस. जी आजाद साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? बिकॉज जो MPC है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने कहा है कि ये डिमांड पुल नहीं है,
इन्फ्लेशन, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते. डू यू एग्री? जी, ये जहाँ तक महंगाई का तल्लुक है तो जब फ्यूल प्राइसेस वगैरह ऊपर जाती हैं तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे पड़ता है, और उसका तो सबसे जो फौरी उसका असर जो है कीमतों पे आ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो फौरन जो तो यानी कि अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है, एक ऑयल जो कि बढ़ रही है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारी जो रुपी जो वह है वो इरोड हो रही है, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनका एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे, अनलेस ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट एडजस्ट्स द टैक्सेस. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और जब आप देखें अब करेंसी की कीमत में जो अब 152 से डॉलर 162 पे चला गया है, तो इसका फौरन बताया बासी साहब ने. जी ये बासी साहब ने बता भी दिया है. तो इसका फौरन जो असर है आम अशिया की कीमतों पे आ गया है. मसलन पिछले दिनों डाल्डे की कीमत जो हांडी जो ब्रांड है उसकी कीमत 300 से 315 रुपए फी किलो हो गई है. ये पिछले दो दिनों में. अब इसी तरह इसका असर जो है दवाइयों पे भी बहुत ज्यादा है. आजकल तो मार्केट में दवाइयां महंगी भी हो रही हैं और दवाइयों की शॉर्टेज भी हो रही है. उसकी वजह यही है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसकी इंपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है. और इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रुपी डॉलर पैरिटी. जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब हम वी हैव बीन जॉइंड बाय मुश्ताक घुमन साहब जो कि पावर सेक्टर को देख रहे हैं और बहुत मेरे ख्याल में कपल ऑफ डेकेड्स से देख रहे हैं. वसीम इकबाल साहब जो पेट्रोलियम एंड ऑयल सेक्टर को देखते हैं, और सरदार सिकंदर शाहीन साहब जो कि एहसास प्रोग्राम को बड़ी गहरी नजर है उनकी उस पे. आई स्टार्ट विद मुश्ताक घुमन साहब. घुमन साहब, मुझे आप एक्सप्लेन कीजिएगा. मैं एक चीज आपको मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से पढ़ना चाह रही हूँ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है. यू आर द सेक्टर एक्सपर्ट, प्लीज गाइड मी. इसमें ख़वातीन हज़रात, आई विल रीड इट आउट. हेडलाइन इन्फ्लेशन शुड बिगिन टू डिसिपेट, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन CPI होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिससे कि लिंक किया था हमारे गवर्नर साहब ने इन 2019 डिस्काउंट रेट को. इट शुड बिगिन टू डिसिपेट मोर विजिबली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. सेकेंड हाफ of the year would be what, January to June 2022. Or when the February electricity tariff increase drops out of the base, converging to the 5 to 7% target range over the medium term. जी घुमन साहब, आप इसको जरा एक्सप्लेन तो करें सर. देखिए, मेरी इस हवाले से काफी लोगों से, पावर सेक्टर के लोगों से, प्राइवेट जो हैं उनसे भी, और जो इस वक्त सरकारी ओहदे पे बैठे उनसे भी बात हुई है. तो उनका भी ये कहना है कि ये समझ ही नहीं आ रही, या तो स्टेट बैंक के जिस साहब ने ये लिखा है उनको खुद ही समझ नहीं है, और उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्या कहा है. क्योंकि वो एक तो दो चीजें इसमें जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद उनके ज़हन में ऐसा हो कि जो इन्होंने शुरू में IMF के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक एग्रीमेंट किया था कि हम 34 पैसे बिजली बढ़ाएंगे. ये कब की बात कर रहे हैं सर? ये जो फरवरी की जो हुआ था, फरवरी में जो हुआ था. जी, फरवरी में हुआ था. उसमें मतलब करना तो उन्होंने 3 रुपए 34 पैसे का एग्रीमेंट था, मगर जो नोटिफाई हुआ था वो 1 रुपया 95 पैसे हुआ था. अच्छा. तो बाकी जो 1 रुपया 39 पैसे रहता था जो इनको जून में करना था, जो उनके साथ एग्रीमेंट भी था. तो फिर ये हुआ कि जो बकौल फाइनेंस मिनिस्ट्री के और फाइनेंस मिनिस्टर्स के जो पहले थे और आज वाले भी जो हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे, लिहाजा हम जो है वो टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे. तो जो 1 रुपया 34 पैसे इन्होंने बढ़ाना था, एग्रीमेंट किया था, वो नहीं बढ़ाया. और इसलिए वो इनका ख्याल ये है कि चूंकि उसका जो इम्पैक्ट आना था वो अब उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और उसको ये उसके अंदर ये शायद अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए. एक तो ये है. दूसरा इनका ये कि शायद बढ़ जाए बाय नेक्स्ट ईयर, बाय सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर. तो इनकी जो बिल्कुल जो उन्होंने कहा है जी कि जिस बंदे ने ये लिखा है शायद उनकी कोई अपनी जो है ना वो कोई अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, इसलिए
वो किसी बंदे को कुछ समझ नहीं आई इसकी कि उन्होंने क्या लिखा है। सही where do you think the price of electricity is going? बढ़ेगी तो वैसे, right? क्योंकि देखिए, जो बिजली की कीमत है ये तो ना बढ़ने का तो कोई इम्कान है ही नहीं है। एक तो ये कि अगले साल से तो हर साल में हर हालत में इनको बढ़ानी ही बढ़ानी है, क्योंकि जो उनके साथ आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट देनी है वो जिस रेंज में है उसका जब तक अगर ना करे तो ये तो उससे इनका जो सर्कुलर डेट है वो तो बहुत हाई चला जाएगा। अभी भी जो ये कह तो रहे हैं कि उसमें जो इजाफा पिछले साल की निस्बत इस मरतबा सिर्फ 130 अरब रुपए हुआ है, मगर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमने तो 501 करोड़ रुपया जो सब्सिडी मांगी थी और हमें तो 330 बिलियन दी गई है और 134 बिलियन तो दी नहीं गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर नहीं देगी तो वो 134 बिलियन भी तो उसी में शामिल सर्कुलर डेट में जाएंगे। और फिर इसके साथ जो इस वक्त इनका इशू ये है कि चूंकि डॉलर जो है उसकी कीमत फिर बढ़ना शुरू हो गई है, तो उससे जो है फिर जो इनको थोड़ा उसमें रिलीफ मिला था डॉलर नीचे आने से, सर्कुलर डेट की पेमेंट्स में जो आईपीपीज को करनी होती है तो वो भी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो टारगेट है आगे अगले साल में जो अभी जो शुरू हुआ है तो उसमें हम सर्कुलर डेट को कम करेंगे, वो पूरा नहीं होगा। बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर जो है वो तो कोई चाराकार ही नहीं है। और ऊपर से इन्होंने जो है वो आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक जो नेपरा के जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर दी है, जिसका मेरे ख्याल में शायद अगले चंद दिनों में उसका जो बकायदा जो सदर साहब दस्तखत करेंगे तो एक्ट में अमेंडमेंट नोटिफाई हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो नेपरा को पावर्स दे दी हैं कि जो भी जो है वो टैरिफ आएगा जो हुकूमत सजेस्ट करेगी तो आपको वो करके तो पास ऑन करना है हर हालत में। लिहाजा वो जो इनके पास एक लीवरेज थी पहले के जी हुकूमत अगर वो डिटर्मिन कर भी देते थे तो बहुत सारे इन्होंने जो थे नोटिफाई नहीं किए, तो वो अब खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये अच्छा एक बात जी घुमन साहब, एक बात ये भी पूछनी थी कि जो आपने मेंशन भी किया था कि जो शौकत तरीन साहब है उन्होंने कहा था कि हम बेस नहीं बढ़ाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूल एडजस्टमेंट को नहीं करेंगे या क्वार्टरली टैरिफ को रिविजन नहीं करेंगे अपवर्ड। बट उन्होंने जो उनकी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा था कि वी विल शेयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, राइट? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम देंगे, पेश करेंगे टू वर्ल्ड बैंक विच इज द लीड एजेंसी, और फिर उसके मुताबिक हम वी विल फॉलो दैट विच इज डिफरेंट फ्रॉम जो फरवरी में एग्रीमेंट हुई थी इनकी फंड के साथ। नाउ माय क्वेश्चन इज क्या वो प्लान अब तैयार है? अभी तक इन्होंने उनके साथ कोई प्लान ना तो फाइनली हुआ है ना उनके साथ वर्ल्ड बैंक के साथ या आईएमएफ के साथ शेयर किया। अभी तक जो है ये लगे हुए हैं। मतलब उसमें ये है कि उनका ये कहना है जो पावर डिवीजन में लोगों का कि दो मेन इश्यूज हैं जिसपे फाइनेंस मिनिस्ट्री की हमें उस पे इनपुट चाहिए। एक तो ये कि जी वो हमें सब्सिडी कितनी देंगे और हमें इंक्रीज जो करनी है वो कितना अलाउ करेंगे। जब तक ये दो चीजें फाइनल नहीं होती तब तक काम नहीं बनेगा। जो है इट्स ऑल अप इन द एयर। और ये स्टेटमेंट हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि इसको रिविजिट करें, क्योंकि किसी को समझ नहीं आई। गोइंग टू वसीम इकबाल साहब। जी वसीम साहब, व्हाट अबाउट द पेट्रोलियम सेक्टर? What about the oil and petroleum sector? Because इसमें तो बहुत लिखा हुआ है कि बहुत डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन का ऑन पेट्रोलियम लेवी। जी सबसे पहले तो पेट्रोलियम सेक्टर में एलएनजी के हवाले से मैं बताता चलूं कि एलएनजी के अंदर 3-4 इश्यूज हैं। पहला इशू तो है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है उसके मुताबिक वो एडजस्टमेंट करते हैं टैक्सेस के अंदर। जो टैक्सेस जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर अलहदा है और कंज्यूमर ने अलहदा, बट एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, बिकॉज लोग भी तो बाहर सड़कों पे लेकिन उसके अंदर एक और इशू ये आ रहा है कि अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरह कंज्यूमर से उसको जो है वो कलेक्ट किया जाए उस पे। और दूसरा जो इशू आ रहा है कैपेसिटी का, अब कैपेसिटी कंस्ट्रेन है कि आपकी जो 2 डेडिकेटेड जो पाइपलाइनें हैं टर्मिनल है एलएनजी के, उनके 1.2 BCF जो है कैपेसिटी है इस टाइम, और डिमांड इज मच हायर नाउ, मच हायर।
तीसरा फिर इशू आ जाता है इसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बार बार जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि जब इसकी प्राइस एलएनजी की नीचे जा रही थी आपने उस टाइम क्यों नहीं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए। उस टाइम पिछले साल जो है जून के अंदर तकरीबन 6 MMBTU उसकी प्राइस $6, जो इस टाइम जो $15 तक जो पहुंची है। फिर उसके अलावा इसके अंदर फिर एक और इशू क्रिएट हो गया है कि इसके अंदर सर्कुलर डेट जो एलएनजी का एक अपना है वो तकरीबन 125 बिलियन जो पहुंच चुका है और जो बट एलएनजी का ये उसमें भी इंक्लूडेड है ना जो घुमन साहब बता रहे थे, टोटल जो 2.5 ट्रिलियन रुपीस हो गया है जी जी उसके अंदर ये इंक्लूड है। फिर अब दूसरा इशू जो है पेट्रोलियम सेक्टर का आता है। पेट्रोल जो इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जा रही है, इन्होंने अब क्या किया, पेट्रोलियम लेवी जो है इस टाइम मिनिमम लेवल के ऊपर है और उसके साथ साथ जो जीएसटी है, जो सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि जीएसटी को हम जो 17% स्टैंडर्ड पे रखेंगे, वो भी इन्होंने फर्दर जो वो रिड्यूस किया है। और इसका आपको पता है कि एचएसटी जो है, एचएसटी के ऊपर जो सेल टैक्स है और दूसरा पेट्रोलियम लेवी जो हमें आजाद साहब बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हैज इंक्रीज। खवातीन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, मगर ये जो पेट्रोलियम एंड ऑयल सेक्टर है दिस रिमेन्स अ मेजर सोर्स, और ये करेक्टली एमपीसी ने पॉइंट आउट किया है कि ये जो सेक्टर है दिस ऑब्वियसली नीड्स परफॉर्मेंस रिव्यू। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। Welcome back, ladies and gentlemen. I'll go to Sikandar Saab, जो एहसास प्रोग्राम करते हैं, which is the flagship program of the government to ensure कि जो ये prices बढ़ रही हैं उसको किसी तरह चेक किया जाए। एक तो वो हमें बता चुके हैं ताहिर अमीन साहब के utility stores के through, which just reaches about 10% of the population. But is that enough? जी बिल्कुल, ये जो एहसास प्रोग्राम है ये इस गवर्नमेंट का मेजर जो पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव है। जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त 5,000 क्वार्टरली जो पर बेनिफिशियरी पेमेंट हो रही थी, इन्होंने फिर उसको बढ़ा के 5,500 किया उसको every 3 months. This is not 1 month, right? नहीं, ये क्वार्टरली है, एवरी 3 मंथ। उसके बाद फिर अभी उसको 6,000 कर दिया। तो अभी जब से ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो अब उन्होंने ये किया है कि जो 6 महीने की एडवांस पेमेंट की जाती है 12,000, उसको 12,000 से बढ़ा के 13,000 कर दिया। और ये 6 महीने का जी, ये 6 महीने का है। तो ये बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन वो ऑब्वियसली इट इज नॉट इनफ। इसमें काफी चीजें करने की जरूरत है। बेनिफिशरीज अभी ये बढ़ा रहे हैं, 7 मिलियन 70 लाख थे, उनको इस फाइनेंशियल ईयर में 10 मिलियन पर लेके जाएंगे। और व्हाट इज द पॉवर्टी लेवल लाइक, कितने लोग आ रहे हैं उसमें जो बेनिफिशरीज हैं? नहीं, बेनिफिशरीज तो आपने बता दिया ना, 10 मिलियन करना चाह रहे हैं। तो पॉवर्टी लेवल्स जो हैं, बिकॉज दे आर केटरिंग टू द पुअर राइट एंड द वल्नरेबल, वो कितने हैं? वो जी, उसमें भी ये है कि अभी 70 मिलियन नहीं हो गए उनकी। बोर्गन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी, उसमें तो ये था बड़ा अलार्मिंग कि 87 मिलियन उन्होंने कहा था। 87 मिलियन और 10 मिलियन वे आर रीचिंग। जी, और एग्जैक्ट जो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लेबर एक्सचेंज का कोई डिपार्टमेंट उस तरह से है ही नहीं जो एग्जैक्ट डाटा डिटरमिन कर सके कि हमारे क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ कितनी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं, और उससे फिर डिटरमिन कर सके कि क्या अनएम्प्लॉयड को भी जो रिसेंटली अनएम्प्लॉयड हुए हैं और जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल सकते विदाउट, तो वो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे एहसास प्रोग्राम में, राइट? आई मीन दिस इज that's a good point, but it's a well managed program. I mean, I think Dr. Sania Nishtar जो हैं वो बहुत ही, I think this is probably one of the best run, if not the only well run जी, जो प्रोग्राम की जो वो है एफिशिएंसी या क्रेडिबिलिटी जो है वो तो उस पे तो इवन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी दे हैव एक्नॉलेज्ड कि वो नादरा से डाटा एनालिटिक्स और सोशियो इकोनॉमिक जो रजिस्ट्री है उसके थ्रू वो सारी रजिस्ट्रेशन होती है और उनको बेनिफिशरीज को इंक्लूड करना फिर निकालना, वो सारा प्रोसेस बड़ा स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन उसका जो स्केल मैग्नीट्यूड है, क्यों गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसका जो स्कोप है उसको वाइडन करने की जरूरत है। स्पेशली अभी ये जो 4th वेव आई है, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव जो मेजर्स हैं लेने पड़ेंगे, अभी तक तो नहीं लिए, बट जी बिल्कुल।
नहीं, this is a good program, जैसे कि सिकंदर साहब ने कहा, and also it's extremely well managed, but the government just does not have the money. मतलब उनके पास तो ये capacity नहीं है कि वो जितना करना चाहें, और intentions भी बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट की इस हवाले से. I'll come to नुसरत नजर जो कि PIA करती हैं. जी नुसरत, PIA is a very important मतलब है कि MPC से तो कोई खास ताल्लुक नहीं है, जो MPS जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, क्या वो रिकवर हो गई है आफ्टर वो जो सर्वर साहब ने बहुत इंकशाफ किए थे जो विच वर नेवर सपोर्टेड लेटर? जी देखिए, PIA के जो एयर फेयर्स है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो कि अगर गिवन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपके जो रेट्स है ऑब्वियसली वो कम हो गए हैं. ऑलरेडी जो है PIA लॉस मेकिंग एंटिटी है, और गुलाम सरवर साहब के बयान के बाद काफी ज्यादा जो है PIA को क्राइसिस फेस करने पड़े. इनकी रूट्स जो इंटरनेशनल रूट्स थे जो मेन प्रॉफिट जनरेट करते थे, जहाँ से वो EU सारा रुक गया जी, अमेरिका रुक गया, यूरोप बंद हो गया, अमेरिका हो गया, और फिर ऊपर से कोविड की वजह से जो है काफी रूट्स जो है वो सस्पेंड होते रहे, कुछ खुले फिर सस्पेंड हुए हैं. तो ओवरऑल जो है काफी ज्यादा लॉस जो है PIA ने इस टाइम पे देखा है. और जबकि अगर देखे जाए सॉवरेन गारंटीज जो होती हैं जो कि खवातीन इट्स अ फॉर्म ऑफ डेट आल्सो. जी, वो जो गवर्नमेंट ने दी है इस साल मार्च 2021 तक की जो थी वो थी ऑलमोस्ट 203 बिलियन, जो कि 8% ऑफ टोटल गारंटीज थी. और लास्ट ईयर ये दी गई थी 199 बिलियन थी. और ये इसके बावजूद जो है PIA स्टिल लॉस मेकिंग एंटिटी है. चीजें परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं हो रही, बिजनेस प्लान्स जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, और जो स्टाफ ओवर स्टाफिंग बहुत हुई हुई है वो उनको डील नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट्स पॉलिटिकली अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. आई कम टू ताहिर अमीन साहब. ताहिर साहब, आप इन्फ्लेशन भी करते हैं, SPI भी देख रहे हैं, जो है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन CPI है उसको भी देखते हैं, बट व्हाट इज योर फील अबाउट द लास्ट 3 years? बिकॉज MPC ने तो कहा है कि जी हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान. व्हाट इज योर बेसिक फील? जी इतना वो भी नहीं है जो क्लियर कट हम कह सके कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो लोगों की चीखें निकाली है पिछले 3 सालों में, और हर बंदे से सुनने में आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही है. और इसमें जो कि गवर्नेंस के भी इश्यूज है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के मेयर्स भी रिक्वायर्ड होंगे किसको. बट इसने MPC ने बड़ी तारीफ की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है. जी अगर देख ले तो हम गवर्नमेंट बार बार ये कह रहे कि इस दफा हमारे बम्पर क्रॉप हुई है वीट की, लेकिन फिर भी हम जो कि वीट को इंपोर्ट कर रहे, इसी तरह शुगर को भी हम इंपोर्ट कर रहे. तो अगर हमारे बम्पर क्रॉप हुए तो फिर ये क्यों इसको जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं? तो इस पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बहुत इस पे प्रेशर आ रहा है. तो इसी तरह अगर हम रिटेल साइड पे या होलसेल साइड पे भी चले जाएं तो बार बार गवर्नमेंट ये भी एक्नॉलेज करती है कि हाँ मार्केट में इस तरह माफियाज भी बैठे हैं जो वो जखीरा अंदोजी करती है, और जो खासकर रमजान के वक्त में वो जो चीज है ना वो तो अब उसके स्टेट बैंक के परव्यू में नहीं आता है. और दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ये पॉइंट उनका टू सम एक्सटेंट इज वैलिड, क्योंकि हैं माफियाज हमारे बाहर जो बैठे हुए हैं. बट जो स्टेट बैंक के परव्यू में जो आता है वो कह रहे हैं कि जब डिमांड इशू होगी तो लेट मी कम टू अब्बासी साहब. अब्बासी साहब, जो क्रेडिट जो है और बड़ा इन्होंने फैसिलिटेट किया है स्टेट बैंक ने आफ्टर कोरोना, आफ्टर द कोविड-19 टू फैसिलिटेट क्रेडिट विच इज एन अकोमोडेटिव पॉलिसी जो थी, जो कम किया था इन्होंने रेट, वो इट प्रमोटेड प्रोडक्टिव एक्टिविटी. तो क्या जो क्रेडिट दे रहे हैं, इफ आई रिमेम्बर देयर इज एन IMF स्टडी 2020 की खवातीन हज़रात एक स्टडी है जिसमें है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ 17% जो है वो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देता है. द रेस्ट गोज टू द गवर्नमेंट एंड दिस इज द लोएस्ट इन द रीजन. आई मीन बारिंग अफगानिस्तान, वो तो हमें भी मार दिया उन्होंने, 3% है उनका. बट इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर वेल अबव 45-50%. तो अभी रिसेंटली तो बढ़ा है, राइट? दिस ईयर 21 इस साल बढ़ा है, पिछले साल थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीज हुआ था.
اور نہیں بٹ وہ اس میں آپ کوئی نے تو شک جو نہیں آپ کی ہے. ایک رپورٹ جی. تھی کہ 17% سے اکارڈنگ ٹو SBP کلیم 33% ہو گیا ہے. سو دیٹ از کوائٹ اے سگنیفیکینٹ رائز. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں جتنے بھی بینکوں سے پیسے یا بینک سے گورنمنٹ بارو کر رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا لینے کے لیے کیونکہ ایک سیف ہے. کراؤڈ آؤٹ وہ گورنمنٹ بوروئنگ از کراؤڈنگ آؤٹ پبلک سیکٹر بوروئنگ, اور اس سے خواتین حضرات اٹس اے ویری مطلب ہے کہ اٹ سینڈز اے ویری نیگیٹو سگنل ٹو جی ابھی جو تھوڑا سا بڑا ہے یہ بھی کووڈ کی وجہ سے یہ 500 نہیں بٹ دس از اکاموڈیٹو پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں 13.25% تھا اس وقت تو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا کریڈٹ لینے کی طرف سے نا بینک میں. جو 7% کیا ہے اور گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس میں سے جو فیسیلیٹیٹ کیا. نہیں گورنمنٹ نہیں, وہ تو اسٹیٹ بینک کی 33% لیٹسٹ نمبر اسٹیٹ بینک نے کیا ہے, وہ تو گورنمنٹ میں بھی دے لسن ٹو دا گورنمنٹ, میں بھی دے واز اے جوائنٹ سٹنگ. سو مچ فار آٹونومی آف دا اسٹیٹ بینک. فائنل سکندر صاحب, واٹ وڈ یو ریکمینڈ to the government in terms of احساس پروگرام انکریز دی اماؤنٹ؟ جی بالکل, اس میں مزید اس فنڈنگ اگر ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑے, سول ایڈمنسٹریشن کم کریں, ڈیفینس اگر کر سکیں وہ کم کریں, بیسکلی یو نیڈ ٹو ڈیکریز یور ایکسپینڈیچر. ڈیولپمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو یہ دونوں نان میں آتے ہیں جی, کرنٹ سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیفینس, اور اس کو پینشن ریفارمز کریں بیکاز they have been postponed for a very long time and they are taking up more and more of our budget. Final word, Tahir Amin. تو میرے خیال میں جو ڈیٹا ہے اس کو ریئلسٹک بنائے, کیونکہ وہ ہر بندہ اس پہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. دوسری بات, جس طرح آزاد صاحب نے بھی کہا کہ اگر گھی کی قیمت 170 سے بڑھ کے وہ 300 پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ تو مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس طرح نہیں ہے کہ نیچے آ رہی ہے. تو پہلے تو ڈیٹا کو اس کو اتھینٹک بنائے, اور یہ انڈرسٹیٹ لگ رہا ہے کہ یہ جو انفلیشن ریٹ ہے اس کو انڈرسٹیٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کو بھی جو کہ صحیح جو ریئل پکچرز ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پالیسیز اور اس پہ آ جائیے. پھر اس کے بعد یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک پالیسیز دیٹ ول بی ٹائملی اینڈ دیٹ ول بی افیکٹو. اینڈ اسی کے ساتھ میں کلوز کروں گی. خواتین حضرات, دیر از اے نیڈ to have good data that seems to be lacking. اور یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اباؤٹ پاور سیکٹر, جو گھومن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اٹس بیفلنگ اور سیکٹر ایکسپرٹس ڈونٹ انڈرسٹینڈ, پلیز وی وڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام دا مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ which is staffed by I think ہمارے جو کریم ہیں اکانومسٹس کے, اسٹیٹ بینک کے اور جو MPC ہے وہ ہیں. پلیز ریوزٹ سم آف the statements that you have made here. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.